सो ही गाइस, डिवाइन रियल्म सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि चैंग ज़िऊ, शाओलिंग और वो मिनिस्टर तीनों के तीनों एक ही टेबल के नीचे छुपे हुए थे। जिस मोमेंट पर अचानक से ही वो स्टैचू इन लोगों के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से ये तीनों के तीनों डर कर पूरी रफ्तार के साथ में यहाँ से भागने भी लगते हैं। लेकिन उसी स्टैचू ने दोबारा से हमला कर दिया था, जिससे कि शाओलिंग और वो मिनिस्टर दोनों के दोनों ही गिर जाते हैं। चैंग ज़िऊ भी यहाँ पर काफी खतरनाक जगह पे फंस चुका था, क्योंकि उसके सामने मौजूद होता है वो स्टैचू जो कि पहले मास्टर पर हमला कर रहा था, लेकिन इस बार वो जा रहा था चैंग ज़िऊ पर हमला करने के लिए। तो फिर उस स्टैचू को रोकने के लिए मास्टर तुरंत ही यूज करने लग जाते हैं अपनी फ्रीजिंग टेक्निक को, जिसकी वजह से उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है और अब वो अपने कुछ तालिस्मान का यूज करने लगते हैं उस स्टैचू को जकड़ने के लिए, जिस चीज में वो वाकई में कामयाब हो रहे थे और मास्टर अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे इसको ब्रेक करने के लिए। लेकिन स्टैचू के अंदर जो डेमोनिक पावर्स भरी हुई थी वो भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से मास्टर चैंग ज़िऊ से कहते हैं कि आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ। लेकिन तभी चैंग ज़िऊ पास में पड़े हुए एक वेपन को उठाता है और उसको सीधा ले जाके मार देता है उसी स्टैचू से। लेकिन इस डेमोनिक स्टैचू की शक्ति और उसकी बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा थी, जिससे टकराने की वजह से चैंग ज़िऊ तो दूर गिरता ही है, साथ ही साथ उसका वेपन भी किसी भी काम का नहीं रह जाता, जिससे कि शाओलिंग उसे बचाने के लिए खींचकर दूसरी तरफ ले जाती है। और तभी हम देखते हैं उसी स्टैचू को जिसको मास्टर की शक्तियों के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा रहा था कि अब वो यूज करने लग जाता है अपनी डार्क एनर्जी को, और ये डार्क एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो सीधी ही जाके घेर लेती है मास्टर को, क्योंकि अब असल में वो डीमन स्पिरिट उस स्टैचू से निकलकर हावी होना चाहती है मास्टर के ऊपर। और वाकई में ऐसा होने भी लगा था, जिससे कि शाओलिंग तुरंत ही चिल्लाती है मास्टर को कि उसके जाल से बाहर निकलिए। तब जाकर उनको होश आता है और मास्टर कहते हैं कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी मेरे दिमाग को हिलाकर, जो कि अपनी शक्तियों का यूज कर रहे थे यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन अब वो ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि तभी फिर वो स्पिरिट निकलकर हावी होने लग जाती है मास्टर की बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से वो उसको फाइट बैक देते हैं, यहाँ तक कि अपनी 5 थंडर की स्ट्राइक को भी करते हैं। और ये 5 थंडर की शक्ति वाकई में काफी कमाल की थी, जिसकी मदद से उन्होंने हमला भी कर दिया था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक काफी खतरनाक धमाका भी देखने को मिलता है। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डेमोनिक स्पिरिट पूरी तरीके से ही खत्म हो चुका हो। वो जो स्टैचू होता है उसके भी कई सारे टुकड़े हो चुके थे, वो भी टूटकर बिखर चुका था। मास्टर तभी अपने डिसाइपल से कहने लग जाते हैं कि चिंता मत करो और बाहर आ जाओ, मैंने इसका काम तमाम कर दिया, तुम लोग अब यहाँ की जगह को साफ कर दो। लेकिन उसी मोमेंट पर जैसे ही उनकी नजर जाती है उनके हाथ के ऊपर, तो उनका हाथ तो काफी बुरी तरीके से इन्फेक्ट हो चुका था उस इविल पावर से, जिसके तुरंत ही बाद अब वो इविल पावर उनकी बॉडी के ऊपर भी हावी होना शुरू हो जाती है। मास्टर का शरीर अपने आप को बचाने के लिए इतना ज्यादा तड़प रहा था जैसे कि वो रहम की भीख मांग रहे हो। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि इस रूम के अंदर भरी हुई थी सैकड़ों स्पिरिट, जहाँ से काफी सारे स्पिरिट तो निकल जाती हैं, लेकिन जिसने मास्टर के ऊपर अपना कब्जा जमाया था वो अपने दोनों ही डिसाइपल को देखता है, जिसकी वजह से शाओलिंग समझ जाती है कि अब ये उसका मास्टर नहीं रहा। इसीलिए वो तुरंत ही कहने लगती है निंग चैंग ज़िऊ से कि हम लोगों को यहाँ से बचकर भागना ही होगा। लेकिन इतनी आसानी के साथ में ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मास्टर पूरी तरीके से इन्फेक्ट हो चुका था इविल पावर से, और वो इन दोनों के भी ऊपर यूज करता है अपनी फ्रीजिंग टेक्निक को, जिसकी वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ तक कि उसने तो इन दोनों की बॉडी से ही प्रोटेक्टिव तालिस्मान को भी बाहर निकाल दिया था, और साथ ही साथ वो इन दोनों को अपनी तरफ खींच रहा था, जहाँ पर निंग चैंग ज़िऊ आ जाता है शाओलिंग के सामने उसको बचाने के लिए। लेकिन इन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि अब तो ये घुटनों के बल आकर आ जाते हैं मास्टर के सामने, और ये मास्टर भी अपने ही डिसाइपल्स के ऊपर जरा सा भी रहम नहीं दिखा रहा था, क्योंकि अब यहाँ पर जितनी भी इविल स्पिरिट घूम रही थी वो सभी के सभी जाने लगती हैं इन दोनों की ही बॉडीज के अंदर। मास्टर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यह बंदा पूरी तरीके से बन चुका हो एक डीमन, और वो ये कहने लगता है कि मेरी कई सालों की खोज अब आखिरकार सफल होने वाली है, क्योंकि उसे आज तक इन दोनों ही डिसाइपल्स की जितनी परफेक्ट बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। वो कहता है कि अगर मैं अभी भी इस मौके को गवा दूंगा फिर मैं कभी भी वापस नहीं आ पाऊंगा, जो कि अब अपनी पूरी शक्ति को लगाने लग जाता है इन दोनों को पूरी तरीके से पजेस करने के लिए। इनकी बॉडी में इतनी ज्यादा खतरनाक स्पिरिट जाने की वजह से ये चीज सच में इन लोगों की बॉडी को तो हर्ट कर ही रही थी। लेकिन तभी हम शाओलिंग को देखते हैं, जिसके अंदर भरी हुई होती है कुछ डिवाइन पावर्स, जिसको देखकर वो मास्टर कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, और आखिर तुम्हारे पास में ये इनेट स्पिरिट कहाँ से और कैसे आ गई, क्योंकि शाओलिंग की बॉडी के अंदर छुपी हुई थी एक फॉक्स की स्पिरिट, जो स्पिरिट मास्टर से टकराने को तो जाती है, लेकिन वो उसको
आसानी के साथ में रोक भी लेता है, जिसके हमले की वजह से वो फॉक्स से बदल जाती है एक लिटिल फॉक्स में। यहाँ से तुरंत ही जाने लगती है एक दूसरी बॉडी के पास में और वो पहुंच जाती है रेड टेल्ड डीमन फॉक्स के पास में, जिसे एक अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर शील किए हुए करीबन 500 साल हो चुके थे। लेकिन अब आखिरकार उसके पास में एक नई स्पिरिट और नई शक्तियां भी आ चुकी हैं, और ये जो फॉक्स है वो आगे चलकर इस कहानी में कनेक्ट होगी, जहाँ पर अब वो मास्टर अपने दोनों ही डिसाइपल्स को थोड़ा सा दूर फेंक देता है और साथ ही साथ इनको परचेज करने के लिए वो यूज कर रहा था डेमोनिक तालिस्मान को। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दोनों के दोनों अनकॉन्शियस हो गए हों, और तभी फिर वो डीमन मास्टर पहुंच जाता है उस मिनिस्टर के पास में और ये कहने लगता है तुम जिसे भगाना चाहते थे, आखिरकार मैंने उस डीमन स्पिरिट को यहाँ से भगा ही दिया, अब जल्दी से फर्श को साफ कर दो। जो बात सुनते ही वो मिनिस्टर कहता है कि आप तो सच में काम के बंदे हो, आपने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन तभी इसकी नजर पड़ती है कि मास्टर के दोनों ही डिसाइपल अनकॉन्शियस हो गए हैं, जिससे कि वो मास्टर सफाई देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, वो मेरे डिसाइपल हैं, मैं उनको बाद में जाकर ठीक कर लूंगा। जैसे ही इन दोनों की बॉडी से वो डीमन पावर पूरी तरीके से निकल जाएगी तो ये वापस से ठीक भी हो जाएंगे। मिनिस्टर कहता है कि मास्टर निंग आपकी शक्तियां तो वाकई में काफी लाजवाब हैं, लेकिन उसी मोमेंट पर भी मास्टर के साथ में एक हादसा होता है और वो इविल पावर दोबारा से उन पर हावी हो जाती है और उनकी खुद की बॉडी को चीरते हुए एक डीमन बाहर आने लग जाता है, जो कि मास्टर की ही हालत को खराब कर रहा था, क्योंकि वो तो असल में मास्टर की ही जान के पीछे पड़ चुका था। वो उनकी बॉडी को पूरी तरीके से पजेस कर चुका था। मास्टर हेल्प के लिए चिल्लाते रहते हैं, लेकिन आखिर उनकी हेल्प पे कौन ही करेगा, जिसकी वजह से वो तुरंत ही भागते हुए उससे पहले से भी बाहर आ जाता है। और साथ ही साथ हमें एक नजारा दिखाया जाता है उस डिवाइन रियल्म का, जिसके अंदर एक नई शक्ति का उदय हुआ था और ये शक्ति फैलने लगती है चारों ही तरफ। दूसरी तरफ वो डीमन मास्टर की बॉडी को चीरते हुए पूरी तरीके से अब उन पर कब्जा कर चुका था, जो कि इस बार अब शिकार बनाने वाला होता है शाओलिंग को। तभी हम लोग डिवाइन रियल्म से आती हुई उसी शक्ति को देखते हैं, जो कि सीधी ही जाके एंटर कर जाती है चैंग ज़ियू की बॉडी में, जो चीज चैंग ज़ियू को कुछ अलग ही मेमोरीज के अंदर ले जाती है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी अलग ही जगह पे पहुंच चुका हो और उसके सामने वही लेडी खड़ी हुई थी जिसे वो अपने विजन में देखता है, जो कि चैंग ज़ियू से कहती है कि जल्दी से अपनी इस वार्ड को तैयार करो। जहां पर अब हमें कई सारे डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो सभी के सभी अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, और उन्हीं लोगों में सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है चैंग ज़ियू को। वो अपनी विजन में जब देखता है तो उसे पता लग पाता है कि ये चैंग ज़ियू तो पहले भी जन्म ले चुका है, और जब चैंग ज़ियू अपनी इस वार्ड के ऊपर बैठकर जा रहा था अपने ही मास्टर के पास में, तो उन्होंने उसके ऊपर इतना ज्यादा खतरनाक हमला किया था कि चैंग ज़ियू उससे बच नहीं पाता, और ये वार्ड चैंग ज़ियू के सीने के आर पार भी हो चुकी थी, और ये सारी की सारी मेमोरीज कनेक्ट हो चुकी होती है प्रेजेंट टाइम के चैंग ज़ियू के साथ में, जहां पर अब तुरंत ही उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने बगल में देख पाता है शाओलिंग के ऊपर अपने डीमन मास्टर को, जो कि शाओलिंग को खाने वाला था। लेकिन चैंग ज़ियू ने केवल एक ही स्लैश के साथ में अपने ही मास्टर की गर्दन को काटकर अलग कर दिया था, जिसकी वजह से उसके पास में रखा हुआ वो कॉपर कॉइन भी बाहर आ चुका था। और अब चैंग ज़ियू की बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति आ चुकी है कि वो मास्टर को भी कहता है कि ये तो बहुत ही कमजोर था। चैंग ज़ियू तभी कॉपर के सिक्के को उठाता है और उसी से देखने लग जाता है वो चांद को। वो कहता है कि क्या वाकई में इसी दुनिया में लोगों के सेम नाम होंगे, क्योंकि चैंग ज़ियू की जो पिछले जन्म की स्पिरिट है अब वो इसी बॉडी के अंदर ही आ चुकी थी, इसीलिए वो सोच रहा था कि मैं किस लेवल पर हूँ पावर्स में। और साथ ही साथ तभी वो वहीं पर देख पाता है शाओलिंग को, जो कि अभी भी जिंदा तो होती है लेकिन वो बेहोश थी, जिससे कि वो उसे अपनी बाहों में उठाकर तुरंत ही उसे एक छोटे से स्पेल की मदद से ठीक भी कर दिया था, जिसकी आंखें खुलते ही वो सबसे पहले देख पाती है अपने सीनियर ब्रदर को। इसके बाद अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है ज़ोउ रियल्म के जंगलों को, जिसके अंदर हम लोग देख पाते हैं एक अम्ब्रेला को लेकर आती हुई लड़की को, जिसके ऊपर तभी पर कुछ नकाबपोशों ने हमला भी कर दिया था, जिससे कि फिर अब यहाँ पर शुरू हो जाती है एक काफी खतरनाक लेवल की फाइट। अभी तक हमें उस लड़की का चेहरा तो नहीं दिखा था, लेकिन उसकी जो स्किल्स होती है वो इतनी ज्यादा कमाल की थी। वो अकेले ही काफी सारे बंदों को मारती जा रही थी, उनको हराती भी जा रही थी, यहाँ तक कि जिस मोमेंट पर उसने आसमान में जाकर अपनी एक अम्ब्रेला टेक्निक को यूज किया था, तो ये नजारा देखने में भी काफी शानदार लगता है, क्योंकि उसने इस अटैक की मदद से कई सारे बंदों को ढेर कर दिया था। इस लड़की की स्किल काफी कमाल की होती है और वो उन बंदों को मारते हुए कहती है कि क्या तुम लोगों को केवल इतना ही आता है? डिवाइन रियल्म में होने के बाद भी तुम लोग इतने ज्यादा कमजोर होगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। वो सिपाही कहता है कि जो कोई भी हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचाएगा हम उसको जान से मार देंगे। वो सिपाही कहता है कि तुम जिस लेडी संजी के लिए जा रही हो वो तो ऑलरेडी मर चुकी है, और इस लड़की का असल में नाम होता है ज़ाओ जिंगर, जो कि होती है ज़ाओ स्टेट की प्रिंसेस। जहाँ पर अब तभी और भी कई सारे बंदे आ जाते हैं
जाओ जिंगर के साथ में फाइट करने के लिए, उसको रोकने के लिए। जिन लोगों की स्किल काफी कमाल की तो थी, लेकिन जिंगर के सामने टिक पाने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि जिंगर का ये जो अम्ब्रेला होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था, क्योंकि उसने केवल इसके एक राउंड की ही मदद से अपने आसपास के ढेर सारे बैम्बूस को काट दिया था और सभी के सभी बंदों को रिवील कर दिया था कि कौन कहां पर छुपा बैठा है। इसके तुरंत ही बाद अब जिंगर आसमान में जाकर बैम्बूस को उठा कर फेंकने लगती है उन बंदों को जान से मारने के लिए। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये हो कोई बैम्बू प्रिंसेस। जिन लोगों को मारने के बाद वो एक बैम्बू के ऊपर ही खड़ी हो जाती है और ये कहने लगती है कि मॉम, जिन लोगों की वजह से आपकी मौत हुई है, आपको जो कुछ भी भुगतना पड़ा मैं उनको चुन चुन कर मारूंगी। जिसके बाद अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक छोटे से घर के अंदर, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं चैंगजियो को, जो कि शाओलिंग के साथ में वापस आ चुका था और वो अपनी आंखों को खोलते ही देखती है चैंगजियो को। लेकिन शाओलिंग ने पिछली रात जो अपनी आंखों से नजारे देखे थे वो अभी भी उसके जहन में चल रहे थे और वो उसके दिमाग को काफी ज्यादा डिस्टर्ब भी कर देते हैं अपने मास्टर की याद दिलाकर। इसीलिए शाओलिंग चिल्लाते हुए उठती है और अब वो देखने लगती है चैंगजियो को, जो कि पूरी तरीके से ही ठीक होता है। इसीलिए वो कहती है कि आपको तो कहीं पर भी चोट नहीं आई। वो पूछती है कि हमारी मास्टर कहाँ पर गई, तो चैंगजियो बताता है कि उनकी मौत हो चुकी है। तो शाओलिंग कहती है कि फिर आकर हम लोग उतने बड़े हादसे से कैसे बच गए। तो चैंगजियो कहता है कि शायद ये हम लोगों की अच्छी किस्मत होगी। चैंगजियो काफी देर से शाओलिंग के लिए एक मेडिसिन को बना रहा था और अब उसको दे भी देता है, जिसे देखकर चैंगजियो तुरंत ही खिड़की के पास में जाकर बचे हुए वेस्ट को बाहर भी फेंक दिया था। लेकिन अब शाओलिंग के मन में काफी सारे सवाल जाग चुके थे, क्योंकि वो अपने सीनियर को वैसे नहीं देख रही थी जैसे कि पहले देखा करते थे। शाओलिंग कहते हैं कि सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सामने आकर मेरी जान बचाने के लिए। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि आपने मेरे लिए क्या किया और मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ थी। मैं तो आपको हमेशा ही परेशान करते रहती थी, लेकिन अब ये चीजें चैंगजियो के लिए तो मैटर ही नहीं करती। इसीलिए वो उससे कहने लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बहुत ही सारी चीजों को भूल चुका हूँ अपनी जिंदगी के। लेकिन इसी के साथ साथ पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ नई यादें भी आ चुकी हैं। जो बात सुन के शाओलिंग उससे कहती भी है कि आखिर आपको क्या चीजें याद आती है। बताता है कि मैं देखता हूँ एक डिवाइन रियल्म को और मेरी मेंटर ने ही मुझे जान से मार दिया था। अब ये कब हुआ, किस वक्त हुआ, मुझे और कुछ भी नहीं पता। जिससे कि शाओलिंग तभी उसके पास में आती है और चैंगजियो अपने उस कॉपर कॉइन को दूर फेंकता है। वो कहता है कि हम हमेशा उसी खंजर से ही मारे जाते हैं जिसे हमने दिल से लगाया हो। जो बात सुन के शाओलिंग चैंगजियो से कहती है कि तुम मुझे तो कभी हर्ट नहीं करोगे ना। तो चैंगजियो कहता है कि नहीं नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। और फिर तभी वो डरते हुए कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप पहले वाले नहीं रहे। पहले जो मैं आपको देखकर फील करती थी, आप तो पूरी तरीके से बदल ही चुके हो। चैंगजियो कहता है कि अब क्योंकि तुमने मुझे अपना सीनियर बुलाया है तो मैं अभी भी तुम्हारा सीनियर ही हूँ। शाओलिंग कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम वो नहीं हो। जिससे कि चैंगजियो के पास में आने लगता है और उसको बताता है एक कंपास के बारे में, जो कि छुपा के रखे गए हैं, जिनके बारे में या तो शाओलिंग को पता है या फिर चैंगजियो को पता है। यहाँ तक कि वो तो बाकी की चीजों के बारे में भी बता रहा था कि कौन सी चीज कहाँ पर मिलेगी। और सबसे बड़ा राज उसके मास्टर का है कि वो हमेशा ही अपना पैसा अपने बेड के नीचे रखते हैं। जो बात सुन के तो शाओलिंग भी चौंक जाती है। फिर चैंगजियो उससे ये कहने लगा था कि कम से कम अब तो तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हो ही गया होगा। लेकिन अभी भी शाओलिंग को चैंगजियो के ऊपर शक हो रहा था। इसी वजह से वो ये कहने लग जाता है कि डिवाइन रियल्म्स के बाहर मरे हुए लोग कभी भी रिसरेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन मैं तो रिसरेक्ट होके जाओ स्टेट में आया हूँ। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और इसके पीछे का रीजन क्या होगा, क्योंकि जरूर से जाओ स्टेट और मेरे बीच में कोई न कोई कनेक्शन तो है। और फिर तभी वो शाओलिंग के पास में जाता है, उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि लेकिन मैं हमेशा ही तुम्हारा सीनियर ब्रदर रहूंगा। जिसकी बातों पर अब शाओलिंग को यकीन भी होने लगा था कि हाँ शायद ये उसका वही सीनियर है। जिसके बाद अब हमें यहाँ से नजारा दिखाया जाता है पैलेस का, जहाँ पर कुछ सिपाही लगे हुए होते हैं और उन्हीं लोगों के सामने तभी फिर आ जाती है जिंगर, जिसे पहले ये लोग पहचानते नहीं है और कहते हैं कि तुम जो कोई भी हो वहीं पर ही रुक जाओ। यहाँ तक कि ये लोग तो उसके ऊपर हमला करने के लिए भी तैयार हो चुके थे, जिसकी वजह से जिंगर तुरंत ही अपना बैच दिखाती है और ये लोग समझ जाते हैं कि ये तो है प्रिंसेस। तो सभी बंदे अपना सर झुका देते हैं और जिंगर जाने लग जाती है अपने मॉम के रूम के अंदर, जिस जगह पे उनको बड़ी ही बेरहमी के साथ में मारा गया था और जिंगर ने अपने घुटने टेक दिए थे। वो कहती है कि माँ मुझे माफ करना, मैं आपको बचाने के लिए ना आ सकी, लेकिन जिसकी वजह से भी आपके साथ में ऐसा हुआ, अगर मैं उसको ना मार सकी तो मेरा जीवन तो व्यर्थ में ही चला जाएगा। तभी फिर हम लोग शाओलिंग और चैंगजियो को देखते हैं, जो दोनों के दोनों अपने घर के अंदर होते हैं और शाओलिंग उससे ये कहने लगती है इसी ने ब्रदर, मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी सिटी वापस लौट जाना चाहिए, जहाँ पर हम लोग अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी सकेंगे, क्योंकि ये जगह अब हमारे जीने के लायक तो नहीं बची है। जो बात सुन के चैंगजियो कहने
लगता है कि ये जाओ स्टेट कितना ज्यादा अजीब है, क्योंकि भले ही लोगों की बॉडी खत्म हो जाती है लेकिन उनकी स्पिरिट कहीं पर भी गायब नहीं होती। लेकिन ये भी बात सच है कि इसकी वजह से इंपीरियल सिटी के अंदर बहुत ही सारे लोग मारे भी जा रहे हैं और ये चीज हमें सिटी के अंदर होते हुए भी नजर आती है। चेंगजू कहता है कि ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि डिवाइन रियल्म को छोड़ के और कहीं पर भी रिजरेक्ट होना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर कोई अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को ब्रेक करके बाउंड्रीज को ब्रेक करता है तो शायद वो कुछ ऐसा कर भी सकता है। और साथ ही साथ हमें एक नजारा दिखाया जा रहा था यंग जनरल वांग का, जिसके पास में एक स्पिरिट जाती है और उसकी जान को लेकर वहां से चली जाती है। इन सारी की सारी चीजों का पता चेंगजू को तो घर पर बैठे ही चल चुका था। चेंगजू कहता है कि हम लोग इतनी आसानी के साथ में नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत ही बड़ी मुसीबत अब सामने आने वाली है। जिसके बाद अब हमें नजारा दिखाया जाता है स्टेट प्रिसेप्टर के मेंशन का, जो कि जब अपने बैकयार्ड में होते हैं तो तभी उनके पास में पहुंच जाती है जिंगर और वो तो उसे देखते ही शौक रह जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि तुम्हें तो यहाँ से गए हुए 3 साल हो चुके हैं, मुझे बताओ बच्ची कैसी हो तुम। जो बात सुन के जिंगर उनसे कहती है कि लगता है मास्टर आप काफी ज्यादा बदल चुके हो, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आपकी ये जो बाल है वो मुझसे ज्यादा चमकदार हुआ करते थे। तो प्रिसेप्टर कहते हैं कि मैं पूरे के पूरे जाओ स्टेट का ही प्रिसेप्टर हूँ और मुझे इस पूरे जाओ स्टेट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभालनी पड़ती है और जब जाओ स्टेट की उम्र बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि मैं भी तो बूढ़ा हो ही जाऊंगा। जिंगर कहती है कि आज से 20 दिन पहले जब मेरी माँ को कियानियो पैलेस के अंदर जान से मारा गया, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो सब कुछ होते हुए आपने कुछ भी क्यों नहीं किया। प्रिसेप्टर बताते हैं कि आपकी मॉम को जान से मारने के लिए यहाँ पर विजार्ड को लाया गया था और मैं इतना मजबूर हो चुका था कि मैं उस वक्त कुछ भी ना कर सका। जो बात सुन के जिंगर कहती है कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सच में बूढ़े हो चुके हो, जिनको सही और गलत नजर नहीं आता बल्कि नजर आती है तो अपनी सत्ता। जिसके बाद वह में शाओलिंग और चेंगजू दोनों को ही दिखाया जाता है जुइलिंग एल्टर के पास में और ये वो दरवाजा होता है जहाँ से ये लोग जा पाएंगे अपनी नॉर्मल सिटी के अंदर। मिनिस्टर चेंगजू से कहते हैं कि अब क्योंकि तुम्हारे मास्टर मर चुके हैं इसी वजह से ये पैसा लो और यहाँ से चले जाओ। जो पैसे चेंगजू शाओलिंग को देकर कहने लगता है लॉर्ड शॉन्ग से कि आज आप मुझे कुछ ज्यादा ही थके से दिख रहे हो, जिससे कि लॉर्ड शॉन्ग कहते हैं कि हमारी इंपीरियल सिटी बहुत ही बड़े खतरे में है, इसीलिए मैंने कुछ सिपाहियों को भेजा है किसी ऐसे मास्टर को ढूंढने के लिए जो कि हमारी हेल्प कर सके। लेकिन करीबन 15 दिन हो चुके हैं जब से हमें कोई भी सफलता मिल ही नहीं रही है। जो बात सुनकर चेंगजू कहता है कि अब क्योंकि आपके पास में और कोई भी नहीं है तो क्यों ना आप मुझे एक मौका दो। जो बात सुनकर लॉर्ड शॉन्ग कहते हैं कि ये तो तुम देख चुके हो कि तुम्हारे मास्टर का क्या हाल हुआ था, तो क्यों तुम बेकार में अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। जो बात सुन के चेंगजू उससे कहने लगता है कि रात के 2 बजे कल मैंने सिटी के अंदर एक अजीब सी घटना होते हुए देखी और साथ ही साथ में इस बात को भी जानता हूँ कि कल रात पैलेस के अंदर एक और पर्सन मारा गया है। जो बात सुनकर लॉर्ड शॉन्ग शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें आकर कैसे पता। चेंगजू कहता है कि ये तो मेरा राज है, लेकिन अगर आप मुझे मौका दो तो मैं आपके सामने सब कुछ खोल के रख दूंगा। जिससे कि फिर लॉर्ड शॉन्ग इन दोनों को ही अपने साथ में ले जाने लगते हैं और हमें वो नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर यंग मास्टर वैंग को मारा गया था। चेंगजू जब उसके हेड को देखता है तो उसके ऊपर एक काफी अजीब सा साइन बना हुआ था और ये 5वां ऐसा पर्सन है जिसको इस निशान के साथ में मारा गया है। चेंगजू तभी लॉर्ड से कहने लग जाता है कि आप मुझे अच्छी तरीके से बताइए कि एक्चुअल में पैलेस के अंदर क्या हुआ था। तो लॉर्ड शॉन्ग कहते हैं कि तुम केवल अपने काम पर ध्यान दो, बेकार के सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो चेंगजू कहता है कि क्या होगा अगर उसका अगला निशाना आप निकले। जो बात सुनकर तो लॉर्ड शॉन्ग भी डर जाते हैं और यहाँ पर अब होने लगती है एक अजीब सी घटना, क्योंकि तभी धूल के कण मिलाकर अब सामने आ जाता है मास्टर विजार्ड। लॉर्ड शॉन्ग कहता है कि मास्टर आप आखिर इस तरीके से यहाँ पर क्यों आए हो। विजार्ड कहता है कि यंग जनरल वैंग एक आकस्मिक मौत मरा है और मुझे इस बात का डर है कि शायद ये सब कुछ वही एन्चेंट्रेस कर रही है। जैसे कि लॉर्ड शॉन्ग कहता है कि लेकिन मुझे अभी तक इस बात के एक भी सबूत नहीं मिले हैं। विजार्ड तभी यंग जनरल वैंग की बॉडी को देखता है और वो सारी चीजों को एनालाइज करके उसकी बॉडी में आग ही लगा देता है। जो चीज देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि यंग जनरल वैंग की बॉडी पूरी तरीके से ही जलने लगी थी। यहाँ तक कि इसकी वजह से तो सभी के सभी लोग भी भागने लगते हैं। विजार्ड कहता है कि ये सब कुछ किया जा रहा है एक एक घोस्ट के द्वारा, जो कि वही घोस्ट होता है जिसका इस्तेमाल खुद विजार्ड नहीं किया था। और वो कहता है कि आखिर ये वापस कैसे आया, जिसका इलाज करने के लिए और सब कुछ पता करने के लिए विजार्ड तुरंत के तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। पहले इसके अंदर यंग जनरल वैंग की बॉडी जल रही थी और ये लोग बरसती हुई बूंदों में बाहर आ चुके थे। लॉर्ड शॉन्ग, चेंगयू सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी फिर वहीं पर शाओलिंग ये कहने लगती है आखिर ये विजार्ड कौन से घोस्ट के बारे में बातें कर रहे थे, जिससे कि लॉर्ड शॉन्ग ये कहने लग जाते हैं कि ये है असल में एक लेजेंडरी डीमन बर्ड और ऐसा कहा जाता है कि ये जो डीमन है वो लाल पंखों वाली है और वो आती है माउंटेन से, जो कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाती है वर्मिलियन
बर्ड गॉड के ब्लड की वजह से। इस मोमेंट पर हम लोग वहीं से अब आता हुआ देख पा रहे थे जिंगर को। लॉर्ड शॉन्ग ये सोच रहा था कि क्या इसका इस चीज के साथ में कोई कनेक्शन होगा, जहाँ पर तभी जिंगर आती है और वो इन लोगों से ये कहने लगती है कि तुम सभी के सभी लोग आखिर यहाँ पर एकजुट होकर क्या कर रहे हो। और जैसे वो अपने सामने से अपने छाते को हटाती है तो ये नजारा देखकर शाओलिंग तो चौंक जाती है, क्योंकि वो उसे पहचानती है और कहने लगती है कि ये तो है ज़ाओ जिंगर, एक ऐसी लेजेंड जो कि कई सालों पहले यहाँ से जा चुके थे, लेकिन अपने स्टेट के ऊपर मुसीबतें आने की वजह से इसका कमबैक होना ये मतलब क्या होगा। इसकी नजरें पंखुड़ियों के समान है और इसके जितना ब्यूटीफुल तो कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि इसके पिता एम्परर ने पूरा का पूरा कियानियो पैलेस इसी के लिए ही बनाया था, जिस पैलेस की राजकुमारी हुआ करती थी जियांगर। और ये भी कहा जाता है कि इनके जैसी बेटी आज तक किसी की भी नहीं हुई। लेकिन ये भी बड़े ही दुख की बात है कि कुछ सालों पहले एम्परर की मौत हो गई थी। इसके बाद फिर लेडी शेंजी कभी भी कियानियो पैलेस से बाहर ही नहीं आई। मानो ऐसा हुआ जैसे कि उन्होंने अपने आप को कैद करके ही रख लिया हो। शाओलिंग भी सोचते हुए कहती है कि आखिर कोई लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है। यहाँ तक कि चेंग यू की भी नजरें उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। जियांगर जब जनरल के पैलेस के अंदर पहुंचती है तब तक तो उसकी बॉडी राख में बदल चुकी थी। लॉर्ड शॉन्ग कहते हैं कि प्रिंसेस आप सेफली वापस आ गई हो, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या ही होगी। जो बात सुन के जियांगर कहती है कि आज से 20 दिन पहले हमारे पैलेस को घेर लिया गया था। लॉर्ड शॉन्ग क्या आप मुझे बताएंगे कि आप उस वक्त कहाँ पर थे और आपकी वो लॉयल्टी कहाँ पर गई जिसकी आप मिसालें दिया करते थे। लॉर्ड शॉन्ग कहते हैं कि उस वक्त मैं मजबूर हो चुका था कुछ ना कर पाने के लिए। जो बात सुन के जियांगर को गुस्सा तो आ रहा था क्योंकि हर कोई उससे यही सेम जवाब दे रहा था। लॉर्ड शॉन्ग कहते हैं कि हमेशा से ही हमारा स्टेट वॉर में हारते आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा स्टेट बड़ी ही मुसीबत के अंदर पड़ चुका था। सभी लोगों ने ये सोचा था कि लेडी शेंजी बाहर आएंगी और वो हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन एम्परर के मरने के बाद वो तो कभी भी बाहर आई ही नहीं। जब लेडी शेंजी को उनकी स्टेट की परवाह ही नहीं थी, फिर आकर हम उन्हें अपना लॉर्ड क्यों मानते। जो बात सुन के जियांगर कहते हैं कि मेरी माँ अपने तरीकों को यूज कर रही थी ज़ाओ स्टेट को बचाने के लिए। तो लॉर्ड शॉन्ग कहता है कि लेकिन ना तो इसके बारे में मुझे पता था और ना ही किसी और को पता था। जैसे कि जियांगर कहती है कि जब तुम्हें सच्चाई का पता ही नहीं था, फिर आकर तुम्हें ये हक किसने दे दिया कि उन्हें मारना सही था या फिर नहीं। जो बात सुन के लॉर्ड शॉन्ग भी कहता है कि जब तुम्हें इतनी ही ज्यादा परवाह थी, फिर आकर तुम इतने समय से कहां पर छुपी हुई थी। वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी नजरों के सामने हमारा नेशन बिखरता रहा। तुम्हें पता होगा हमारी लड़ाई सबसे पहले जिन स्टेट के साथ में हुई थी, जिसे हारने की वजह से यहाँ तक कि हमें दर्जनों सिटीज को भी हारना पड़ा था, जिसकी वजह से हमारे लाखों सिपाही चले गए। और यही मौके का फायदा उठाया था रोंग स्टेट ने, और उन लोगों ने भी हमें दबाया, हमारे राज्य के काफी सारे हिस्से को दबा लिया। और क्या तुम्हें पता है कि ये सब कुछ कब से शुरू हुआ? आज से 3 साल पहले। और अब तुम आई हो ये साबित करने के लिए कि किसने सही किया और किसने गलत। लॉर्ड शॉन्ग जैसे यहाँ से जाने लगता है तो जियांगर उससे कहते हैं कि मुझे ये तो बता दो कि मेरी माँ की बॉडी कहाँ पर है। लॉर्ड शॉन्ग बताते हैं कि जिस दिन ये हादसा हुआ था उसमें कोई भी बच ना सका कियानियो पैलेस से। जो बात सुनकर जियांगर को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन आखिर वो क्या ही कर सकती है। जियांगर कहती है कि लॉर्ड शॉन्ग तुमने बहुत ही अच्छा काम किया ये ऑफिशियल्स की यूनिफॉर्म पाने के लिए। जो बात कहकर वो यहाँ से जाने लगती है और एक बार नजर डालती है चेंग यू के भी ऊपर, लेकिन लॉर्ड शॉन्ग ये सब कुछ बताकर अपनी ही नजरों में गिर चुके थे। और वो चेंग यू से कहते हैं कि अब हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, अपना पैसा लो और यहाँ से चले जाओ। जो बात सुन के शाओलिंग भी कहते हैं कि सीनियर हमें यहाँ से जाना होगा। जिस मोमेंट पर तभी फिर यहाँ पर एक बंदा भागते हुए आ जाता है और वो चेंग यू को पकड़ के उससे कहता है कि क्या तुम एक टॉयस्ट हो, जो कि कोई और नहीं बल्कि असल में होता है प्रिंस ज़ाओ और इसका नाम है ज़ाओ सीसोंग। वो बताता है कि मैं कई सारे लोगों से मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक सही इलाज नहीं मिला। मुझे बताओ जरा, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? क्या तुम मेरे साथ में चलने के लिए तैयार हो? क्योंकि असल में उसकी बीवी बीमार हो चुकी थी। जो बात सुन के लॉर्ड शॉन्ग ये कहने लगते हैं कि हर कोई ये बात जानता है कि तुम्हारी बीवी काम किया करती थी ज़ाओ जिंगर के लिए, और क्योंकि उसकी बॉस वापस आ चुकी है तो क्यों ना तुम उसे ही उसके हवाले कर दो। लेकिन तभी चेंग यू शीशोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। ये लोग अब चले जाते हैं शीशोंग के पैलेस के पास में, जहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा मौजूद था जो कि एक छोटा मोटा टेस्ट होता है जिसे ज्यादा नॉलेज ही नहीं थी। और शीशोंग की वाइफ ने इस बंदे की तो बहुत ही बुरी हालत भी कर दी थी। जहाँ से फिर ये लोग अब पहुँच जाते हैं उसी लेडी के सामने जिसका नाम होता है टेंग यू, और ये होती है प्रिंसेस ज़ाओ की बीवी। टेंग यू कहती है कि तुम लोग क्यों मुझे दोबारा से परेशान करने के लिए आ गए हो। टेंग यू जैसे ही अपने सामने चेंग यू को देखती है तो वह कहती है कि ये टेस्ट तो मुझे काफी बच्चा लग रहा है और इसे देखना पता नहीं क्यों लेकिन मेरी नजरों को सुकून तो देता है। जैसे कि फिर चेंग यू तुरंत यहाँ पर अपने सिक्के को निकालता है और उसी का यूज करने लग जाता है टेंग यू के ऊपर, जिसमें चेंग यू ने अपनी शक्ति को भर के टेंग यू की तरफ फेंक दिया था। और वो कहने लगता है कि अब शायद ये लड़की अच्छा फील करेगी। यहाँ तक कि टेंग यू
यू तो तुरंत के तुरंत ही कहने लगती है कि हाँ मुझे तो काफी अच्छा फील हो रहा है। प्रिंस यीसोंग कहता है कि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरा इतनी आसानी के साथ में काम हो जाएगा। चैंग यू से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। जिसका जवाब देते हुए चैंग यू कहता है कि बस हम लोगों को यहाँ पर रुकने की इजाजत दे दो। जहाँ पर ये लोग रुक जाते हैं और रात के समय में हमें दिखाया जाता है टैंग यू को, जिसके पास में चैंग यू पहुंचकर वो सबसे पहले उसकी बॉडी को फ्रीज करता है, जिससे कि चैंग यू से कहने लगती है कि वैसे टाइस्ट तुम इतनी रात में मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। जैसे कि चैंग यू उसे उसके बेड पर बिठाकर कहता है कि जल्दी से मुझे अपने मास्टर के बारे में बता दो। चैंग यू कहता है कि आज मैंने उसको देखा था और मुझे ये पता चला है कि वो पहले तुम्हारे बॉस हुआ करते थे। चैंग यू कहती है कि वैसे तुम ये जो कुछ भी कह रहे हो पता नहीं क्यों लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि चैंग यू कहता है कि अब क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मुझे जाना पड़ेगा प्रिंसेस ज़ोउ के पास में, और मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि वो इस बात को तो जानना चाहेंगे कि तुमने आकर बीमार होने का नाटक क्यों किया था, या फिर तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हारी बॉस क्या करना चाहती है उसकी सिंपल सी स्टोरी मुझे बता दो और गलती से भी कुछ भी छिपाने की कोशिश मत करना। चैंग यू कहता है कि आज से 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ था मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। जिसकी आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।